लिथोलॉगिंग के दौरान अक्सर देखा जाता है ब्लीचिंग इफेक्ट्स। ब्लीचिंग इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, कभी कभी देखता है, आराम से फील होता है जब कोई बोरहोल का कोर का लॉगिंग करोगे या फिर कोई एक्सपोजर में आउटक्रॉप में भी, जिसको हम लोग कभी कभी वेदर्ड बोलते हैं ना। वेदरिंग तो डिफरेंट टाइप का होता है, बट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदरिंग, केमिकल अल्टरेशन बोल सकते हो एसोसिएटेड विद वेदरिंग, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। उसमें क्या दिखता है? केमिकल वेदरिंग इधर हाई टेम्परेचर फ्लूइड से हो सकता है, लो टेम्परेचर में भी हो सकता है, बट इन एनी वे ब्लीचिंग बोल के एक चीज दिखता है, जैसा व्हाइट हो जाता है, पेल टाइप का हो जाता है, पेल व्हाइट, मतलब एकदम कलरलेस या व्हाइटिश नेचर आता है। आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट एक्चुअल प्राइमरी कलर, some faded away, कुछ some because of some solution action it might have happened। so वो क्या है, कैसे बनता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस बारे में आपको कहीं पे कुछ इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, एनीवे तो बेसिक से शुरू करते हैं। द टर्म ब्लीचिंग, व्हाट इज ब्लीचिंग? देखो, ये तो इंडस्ट्री में भी यूज होता है। कलर, हम लोग जितना डिफरेंट पिगमेंट होता है ना, उसको डिफरेंट डाइंग करते हैं ना। कोई भी कॉटन इंडस्ट्री या कोई हमारा वूल, डिफरेंट कलर का जो शर्ट, कोई भी इसमें यूज होता है। तो उसमें क्या यूज होता है एक्चुअली, वो समझने से पता चलेगा। सो ब्लीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ वाइटनिंग बाय रिमूवल ऑफ नेचुरल कलर। ठीक है, कभी कभी देखो, आजकल तो स्टाइलिश लोग सर का जो बाल होता है, हेयर भी ब्लीच करता है ना, अलग टाइप का कलर कर देता है। कोई लाल कलर हो जाता है, किसी का ग्रीन कलर हो जाता है ना। तो वो क्या करता है, उसको एक्चुअली प्रोसेस को यू कैन कंसीडर इट एज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ वाइटनिंग बाय रिमूवल ऑफ नेचुरल कलर। सो केमिकल ब्लीचिंग इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दो चीज ही इंपॉर्टेंट है। तो नेचर में भी यही ब्लीचिंग होता है, थोड़ा अलग तरीका से होता है। पत्थर का भी ब्लीचिंग हो जाता है, जो एक्चुअल मिनरोलॉजी है, एक्चुअल कलर से वो चेंज हो जाता है वेदर ड्रॉप में। तो वो समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन में फ्रेश रॉक का ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। सिंजेनेटिक कुछ पर्टिकुलर रॉक इटसेल्फ इम्पोर्टेंट, मार्बल जैसे, मार्बल को स्लैब को निकाल दो, बट जब कोई इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट करोगे जैसे गोल्ड, वो कौन सा जगह पे रहता है? आइदर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, कोई डिफॉर्म्ड, जहां से कोई सॉल्यूशन आया, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन इंटरेक्ट किया, तब वो मिनरल को प्रेसिपिटेट करता है। तो वो सब हाइड्रोथर्मली ऑल्टर्ड डिफॉर्म्ड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कभी कभी ब्लीचिंग जोन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जहां जहां ब्लीच जोन है, जहां जहां ऐसा व्हाइटिश नेचर आया, देखोगे कहीं कहीं वो सब जगह पे पाइराइट ज्यादा हो गया, उस सब जगह पे क्लोरिटाइजेशन हो गया, उस सब जगह पे यूरेनियम मिनरलाइजेशन ज्यादा होता है कभी कभी। एंड इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स, बट इन जनरल कोई भी मिनरल एक्सप्लोरेशन में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइंड करना कहाँ कहाँ ऑल्ट्रेशन है, किस टाइप का ऑल्ट्रेशन है, कहाँ डिफॉर्मेशन है। एकदम फ्रेश अनऑल्टर्ड रॉक में कैसे बनेगा? हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन और डिफॉर्मेशन रिलेटेड चीज के लिए इसीलिए ब्लीचिंग का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो ब्लीचेस इन सॉल्यूशन वर्क बाय रिएक्टिंग विथ मेनी कलर्ड कंपाउंड्स इन रॉक एंड टर्निंग देम इनटू कलरलेस वंस। वही है, जैसे फेल्सपार ओपन गेट्स सेरिसिटाइज्ड। तो सेरिसाइट मतलब व्हाइटी जैसा कलर आ जाएगा, पाउडर ही आ जाएगा, क्ले मिनरल्स डेवलप हो जाता है ना। व्हाइट माई का जो होता है वो सेरिसाइट जो है क्ले टाइप का होता है, बहुत फाइन ग्रेन्ड हो जाएगा, व्हाइट पाउडर टाइप का फील आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाइल मोस्ट ब्लीचेस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, मैं पहले भी बोला हूँ, केमिकल्स दैट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर्स। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में रीग याद रखने के लिए, ऑयल एंड रीग। रिडक्शन इज गेन, oxidation is loss, OIL-RIG। ठीक है, so both the reactions are important। so major bleaching effects are observed in various alteration types। of course कोई भी ऑल्ट्रेशन तो डिफरेंट टाइप का होता है, फॉर एग्जांपल सेरिसिटाइजेशन, सिलिसिफिकेशन, कार्बोनेटाइजेशन, एपिडोटाइजेशन, क्लोरिटाइजेशन, एल्बिटाइजेशन इत्यादि तो हो सकता है, बहुत सारा सल्फिडेशन भी हो सकता है, और भी नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दिस, डिफरेंट टाइप का, जस्ट एग्जांपल के तौर में।
रखा गया है। तो अल्टीमेटली देखो क्या, क्लोरीन, क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखते हो ना, उसमें क्या होता है, क्लोरीन रहता है ना, बहुत हाई मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो पावरफुल ऑक्सीडाइजर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, इसीलिए ब्लीचिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। सल्फर भी रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो बहुत ब्लीचिंग करने में मदद करता है बाई रिडक्शन मैकेनिज्म, नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको छोड़ के भी बहुत सारा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और भी डिफरेंट केमिकल, मैं आसान तरीके से बोलता हूँ। बट जहाँ पे ब्लीचिंग है आपको कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये रॉक देखो, इधर जो फोटो रखा हो, ये जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, ये रॉक को आपको लगता है ये प्राइमरी मिनरल है, प्राइमरी रॉक है, नहीं, आपको देखने से ही लगेगा कुछ तो हुआ है इसके साथ, बहुत सारा एक्चुअल कलर चला गया है ना। तो और ऐसा उसका प्रॉपर्टी भी देखो, सॉल्यूशन से पूरा इंटेंसली अफेक्टेड हो गया एंड कलर पूरा फेडेड हो गया। सिमिलरली इसको भी देखो, अपरेंटली दिखने से लगेगा ठीक है सेडिमेंट्री है, लेकिन कलर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सो डिफरेंट रीजन से हो सकता है, उसी के बारे में तो बात करेंगे, है ना। So bleach works by breaking the chemical bonds that make up the chromophore and eliminates the ability of the chromophore to absorb visible light. Actually कलर कैसे दिखता है, कोई भी मटेरियल है, कलर जिस मटेरियल से के प्रेजेंस के लिए दिखता है उसी को क्रोमोफोर बोलते हैं। इस सिंपल ये में, ये जो जियोलॉजिकल टर्म का जरूरत ही नहीं है, ये नॉन जियोलॉजिकल टर्म है। व्हाट एवर पिगमेंट, व्हाट एवर कलर शोइंग एजेंट्स अवेलेबल इन द मटेरियल, वो क्या करेगा, सपोज एक लाल दिख रहा है, दैट मीन्स वो मटेरियल लाल लाइट को स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। व्हाइट में तो बहुत सारा कलर का कॉम्बिनेशन है। सो व्हाइट लाइट, नेचुरल लाइट जब आएगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो बाकी सभी वेवलेंथ को या बाकी सब फ्रीक्वेंसी को, कलर को वो एब्जॉर्ब करके ओनली जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसी कलर को हम लोग दिखते हैं नेचुरली। सो एक क्रोमोफोर क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूल which absorbs light at a particular wavelength and emits color as a result. So जो जिस कलर का वेवलेंथ को ओनली एमिट करेगा, जिसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, वही कलर हम लोग दिखते हैं। तो जो मटेरियल ये सब कलरिंग दिखाता है उसी को एट नॉन जियोलॉजिकली सिंप्लीफाइड वे में क्रोमोफोर बोलते हैं। जैसे कि हिमाटाइट, हिमाटाइट रहने से क्या होगा, रेडिश दिखाएगा ना, तो ये क्रोमोफोर है। So chromophores are commonly referred to as colored molecules for this reason. ये अभी तक नॉन जियोलॉजिकल टर्म है, बट जियोलॉजी में भी सेम इम्प्लीकेशन है ना। तो अभी कुछ ब्लीचिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो जब लिथोलॉगिंग करोगे तब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप ब्लीचिंग देख के ना उसको कैरेक्टराइज करने से आप उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। Altered rocks can undergo various processes that lead to changes in color. And these changes, क्या क्या अल्ट्रेशन हो सकता है, स्पेसिफिक ब्लीचिंग अलग अलग टाइप का ब्लीचिंग होगा, लेकिन ओवरऑल इन जनरल क्या क्या अल्ट्रेशन हो सकता है, हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन, केमिकल अल्ट्रेशन, वेदरिंग का ही पार्ट है मान लो। फिर बहुत इंटेंस, जैसे ये तो नेचर में होता है ना, हम लोग जब कपड़ा सुखाते हैं, इंटेंस सनलाइट में रखने से फोटोन क्या करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर का लिए और एक इंटेंस सनलाइट में फोटोन क्या करता है, वो भी इंटरेक्ट करके कलर पिगमेंट को ब्रेक डाउन करा देता है। क्रोमोफोर ब्रेक डाउन हो जाने से क्या होगा, दिखेगा नहीं कलर। तो ये फोटोन तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए जनरली होता है। या फिर ब्लीचिंग पाउडर जब बाथरूम का स्टेन निकालते हो, बाथरूम में तो ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल का ही स्ट्रेन आता है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उसका यूज है। सो अल्टरेशन ऑफ रॉक्स कैन ऑकर थ्रू वेदरिंग, हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन एंड मेटामॉर्फिज्म। सो हमारा पेट्रोग्राफी में, रॉक में, पेट्रोलॉजी में हम लोग जब भी लिथोलॉजिंग कर रहे हैं, पत्थर को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उस टाइम ये तीनों मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेदरिंग, हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन। वेदरिंग में तो केमिकल अल्टरेशन भी कभी कभी इंक्लूड कर लो। वेदरिंग मीन्स व्हाट, चेंजेस विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन, आप लोगों का ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा इधर मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट हो जाने से उसको इरोशन बोलते हैं। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस मच बेसिक्स, तो इसमें मैं घुसूंगा नहीं, एक्चुअल मुद्दा से बाहर हो जाता है, अक्सर दिखता हूँ। सो हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन क्या है, सेम
फ्लूइड रिलेटेड अल्टरेशन, बट फ्लूइड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा जहाँ एटलीस्ट मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस से हाइड्रोथर्मल डोमेन स्टार्ट होता है, अप टू इंटेंस हाई टेम्परेचर तक रहता है। फिर मेटामॉर्फिक डोमेन में चला जाता है, और भी टेम्परेचर एंड प्रेशर इनफ बढ़ जाने से क्या होगा, डायजेनेसिस के बाद कोई भी चीज में मेटामॉर्फिज्म का डोमेन आ जाता है। मेटामॉर्फिज्म के भी फर्दर जाने से ऑफ कोर्स पार्शियल मेल्टिंग और एनाटेक्सिस शुरू हो जाएगा। सो वन कॉमन ब्लीचिंग एजेंट in hydrothermal solution is hydrogen peroxide. It's just one example, ठीक है, which can oxidize certain minerals and organic matters। जैसे कि इधर एक एग्जांपल दिया है, H2O2 क्या कर रहा है, आयरन को Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स प्लस एक बढ़ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन एक निकल गया मतलब Fe वैलेंस चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो Fe2 से Fe3 हो गया, एंड OH माइनस निकल हाइड्रोक्साइड्स ये हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइज ferrous iron into ferric iron and which may precipitate as various iron oxide hydroxides leading to color changes in the rock। इसमें क्या कलर चेंज होगा, कभी कभी क्या होता है Fe2 प्लस का Fe3 में होने से क्या होता है, आयरन का कैरेक्टर है, आयरन ऑक्सीडाइज कंडीशन में प्रेसिपिटेट हो जाता है कभी, तो हिमाटाइट बना देगा। Fe2O3 उसमें क्या है, आयरन प्लस 3 है ना, तो हिमाटाइट क्या करेगा, थोड़ा रेडिश टिंट आ जाएगा, जिसको हम लोग हेमाटिटाइजेशन भी बोलते हैं ना। नाउ मेन जो हम लोग ब्लीचिंग इफेक्ट्स बोल के देखते हैं जनरली पेल व्हाइट, व्हाइट इज कलर, बट ओवरऑल डेफिनेशन के अनुसार कोई भी कलर चेंज को डिफरेंट टाइप का ब्लीच बोल सकते हो, बट इन स्टैंडर्ड वे हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे व्हाइट इज, जो पेल व्हाइट को बनने वाले रिएक्शन। अब अनदर थिंग देखो, पाइराइट कभी कभी ऑक्सीडाइज्ड होके क्या करता है, iron released from oxidation of pyrite can further undergo reactions with hydrogen peroxide or oxygen leading to the formation of iron oxides or hydroxides, जिसको पाइराइट ब्लीडिंग भी बोलते हैं ना कभी कभी। फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी कभी कभी क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, उल्टा भी होता है, कभी कभी प्रेसिपिटेट भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो ऑल रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन क्या करता है, कलर चेंज होने में दिखाता है, but combined effect of chlorine induced oxidation of ferrous iron and the subsequent formation of iron oxide or hydroxide compounds can lead to bleaching of the rock। क्लोरीन तो मैं पहले ही बोला ना, तो इसीलिए क्लोरिटाइजेशन जहाँ पे होता है या एपिडोटाइजेशन होता है ना हाई टेम्परेचर में, तो ये सब क्या है ना एक्चुअल कलर को हटा देता है। कभी 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 क्लोराइड खुद बहुत प्रेसिपिटेट हो जाता है, दैट इज डिफरेंट फेनोमेना, क्लोराइड का खुद का एक कलर है, बट एक्चुअल कलर को फेड होने में कभी कभी रिएक्शन करा देता है। सो और सबसे कॉमन रिएक्शन जो है फेल्सपार जो क्ले मिनरल्स में कन्वर्ट होता है ना डिफरेंट टाइप का, वो भी बहुत कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन शायद वही है, क्ले मिनरल फॉर्मेशन फ्रॉम फेल्सपार, सबसे ज़्यादा क्लियर कट पता चलता है ब्लीचिंग इफेक्ट्स, है ना। उसमें भी कोई भी फेल्सपार मैं पहले भी बोला हूँ ना, जैसे पोटस फेल्सपार फ्लैश रेडिश टाइप का लगता है, पिंकिश लगता है पोटस फेल्सपार, बिकॉज ऑफ आयरन का प्रेजेंस के लिए, है ना। तो वो आयरन को रिमूव करा देने से क्या होगा, कलर चला जाएगा, घट जाएगा ना। सो लाइटर कलर क्ले डेवलप हो जाता है। सो फेल्सपार का अगर डिटेल में देखोगे, हाइड्रोलिसिस होता है, क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोक्लेस, प्लाजियोक्लेस, माइक्रोक्लीन, कोई भी करता है। इधर एक एग्जाम्पल देखो, ये AlSiO3 मतलब ऑर्थोक्लेस फेल्सपार, ठीक है, पोटस फेल्सपार, जिसको वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, केओलिनेटिक क्ले करेगा, Al2SiO5 OH4 प्लस SiO2 प्लस पोटेशियम आयन निकालेगा, हाइड्रोक्साइड निकालेगा। ऑर्थोक्लेस फेल्सपार रिएक्ट्स विद वाटर इधर, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इवेंचुअली ऑर्थोक्लेस का जो कलर है ना पिंकिश, वो घट जाएगा, क्योंकि आयरन निकल जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया, क्ले मिनरल्स में डेवलप हो जाता है। इधर ऑर्थोक्लेस का ब्रेक डाउन हो गया, और ऑर्थोक्लेस में लैटिस में आयरन रहता है, वो आयरन तो तब नहीं रहेगा ना। इसमें एक्चुअल रिएक्शन तो फिर क्या है, रिमूवल ऑफ आयरन बियरिंग मटेरियल्स, है ना। फेल्सपार मिनरल्स ऑफन कंटेन आयरन बियरिंग impurities that contribute to their coloration. During the alteration process, these iron bearing minerals may be removed or transformed into lighter colored secondary minerals। जैसे क्ले मिनरल्स में भी कुछ आयरन रह सकता है, and resulting in bleaching effects। For example, iron bearing minerals such as biotite, biotite में भी हो सकता है, iron oxides or hydroxides associated with feldspar can often undergo oxidation or dissolution reaction, and this leads to
removal and transformation into secondary minerals with lighter color, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स कैसे होता है फाइनली, ये 3 स्टेज को याद रखना है ना। हाइड्रोलिसिस हो रहा है रिएक्शन से, हाइड्रोलिसिस के लिए अलग मिनरल बनेगा और ड्यूरिंग दैट आयरन रिमूव होगा एंड इवेंचुअली क्ले मिनरल डेवलप होगा। सेम चीज है बट प्रॉपर वे में अगर आप देखोगे, मैं डिटेल में बोल रहा हूँ। द प्राइमरी क्ले मिनरल्स फॉर्म ड्यूरिंग द अल्ट्रेशन ऑफ फेल्सपार आर मोस्टली केओलिनाइट, इलाइट एंड मोनोक्लोराइट। केओलिनाइट बहुत कॉमन है, पोटाश फेल्सपार से होता है, अदरवाइज प्लाजियोक्लेस फेल्सपार से इलाइट हो सकता है। एंड मोनोक्लोराइट बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन वो भी अक्सर देखा जाता है क्योंकि ये बेकिंग क्ले है, मतलब वो फूल जाता है, जो बेंटोनाइट वो ग्रुप का है, स्मेकटाइट, है ना। These clay minerals often exhibit lighter color compared to the original feldspar and contributing to the overall bleaching effect. Kaolinite, for instance, is a white pale colored clay mineral formed from hydrolysis of feldspar, जैसा कि ऊपर में रिएक्शन में हम लोग दिखाया ना। Now, और एक चीज है जो है एपिडोटाइजेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एपिडोटाइज जगह पे भी ग्रेनाइटिक टेरेन में भी बहुत दिखता है ये वाला अल्ट्रेशन। इट इज अ मेटामॉर्फिक प्रोसेस वेयर इन एपिडोट क्या है, सोरोसिलिकेट है ना, ठीक है। एपिसोड जो है साइट, ये सब सोरोसिलिकेट्स होता है। एनीवे, एपिडोट्स क्या करता है, एपिडोट्स जैसे कि इवन मेटामॉर्फिक कंडीशन में एपिडोट्स तो ग्रीन सिस्ट फेसिस में बनता है एंड अदर देन दैट हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से भी बनता है। जैसे क्लोराइड भी ऐसा ही है ना, ग्रीन सिस्ट फेसिस में बनता है, हाइड्रोथर्मल में भी बनता है। एपिडोट क्लोराइड यूजुअली बहुत कॉमनली एक साथ भी रहता है, बोथ द कंडीशन मेटामॉर्फिक एज वेल एज हाइड्रोथर्मल में, ठीक है। सो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक क्या करेगा, एपिडोट के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है ऑफन हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के द्वारा, है। एंड एपिडोट क्लोराइड इत्यादि जो सेकेंडरी मिनरल्स हैं वो बन जाता है। एंड दिस अल्टरेशन प्रोसेस कैन इंडीड लीड टू ब्लीचिंग इफेक्ट्स typically by removal or transformation of dark color minerals and the formation of lighter colored minerals such as epidote chloride भी। सो इसका भी प्रोसेस देखो, 3 स्टाइल में आप समझ सकते हो। डार्क कलर मिनरल्स को रिप्लेस करता है, वो डिपेंड, डार्क कलर मिनरल्स कहाँ ज्यादा रहेगा, बेसिक रॉक, माफिक, एक्चुअली एग्जैक्ट टर्म तो माफिक है, फील्ड टर्मिनोलॉजी माफिक, अल्ट्रा माफिक, लाइक बेसोल्ट, गैब्रो, ये इत्यादि रॉक में डार्क कलर मिनरल जैसे पाइरोक्सीन, एम्फीबोल्स, ये सब रहेगा ना। सो एपिडोटाइजेशन क्या करेगा, ये डार्क कलर मिनरल्स को ऑल्टर कर देगा एंड लाइटर कलर का क्लोराइड एपिडोट ये खुद बन जाएगा इस प्रोसेस में। इसी को तो ब्लीचिंग इफेक्ट्स बोलते हैं। एंड एपिडोट का फॉर्मेशन, एक्चुअली एपिडोट का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम एल्यूमिनियम आयरन रहेगा एंड SiO4 2:7 में रहता है ना, Si:2O, हाँ। तो इट इज ए कॉमन product of hydrothermal alteration and metamorphism including epidotization. It often forms as a result of the alteration of primary minerals like plagioclase। देखा, plagioclase बहुत prone to be, other than that amphibole pyroxene भी हो सकता है। The formation of epidote can contribute to the bleaching effect due to its typically lighter color compared to original minerals. The chemical reaction of for the formation of epidote during this process can be complex and may involve multiple steps. Yeah, that is the important thing. हम लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने से, बोलने से नहीं चलेगा कि एक रिएक्शन हो गया हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक स्टेप एक रिएक्शन से नहीं होता है। जब कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद दैट सॉल्यूशन, एक रिएक्शन धीरे धीरे होता है, इसीलिए टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है ना। इंटेंसली वेदर क्या होता है, राताराती नहीं होगा ना। सो वन सिंप्लीफाइड रिएक्शन जो है इन्वॉल्विंग अल्ट्रेशन ऑफ प्लाजियोक्लेस फ्रॉम टू फॉर्म एपिडोट इज प्लाजियोक्लेस प्लस फ्लूइड एपिडोट, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, वाटर, ऐसा करके इन जनरल सब बैलेंस करके रिएक्शन को कंबाइन करके ऐसा दिखा सकते हो। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाजियोक्लेस बाय एपिडोट, है ना। एपिडोट छोड़ के दूसरा रिएक्शन में क्या हो सकता है, पहले ही बोला क्ले मिनरल्स हो सकता है ना। एंड दिस रिलीज कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिका एंड वाटर सराउंडिंग फ्लूइड में चला जाएगा। एंड अलोंग विद दैट एपिडोटाइजेशन, मैं पहले भी बोला ना, क्लोराइड भी एसोसिएटेड रहता है। तो क्लोराइड इज अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मिनरल्स कॉमनली एसोसिएटेड with epidotization and metamorphism. It forms from alteration of primary minerals such as biotite, amphibole. Fluidization of biotite तो बहुत कॉमन होता है। So fluoride क्या है? It is typically again green colored, but can contribute to the bleaching effect. Chloride कहाँ से? Chloride में क्लोरीन, क्लोरीन भी
कभी कभी रहता है ना ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में, बट क्लोराइड के साथ क्लोरीन का डायरेक्टली आप ऐसा रिलेट नहीं करना, ठीक है, डिपेंड करता है. सो क्लोराइड इज टिपिकली ग्रीन in color but can contribute to the bleaching effect compared to darker colored minerals it replaces. The formation of chloride can involve the following reactions among others. Biotite plus fluid क्या बनेगा? Chloride, potassium, silica, water. So this reaction illustrates क्या? Alteration of biotite. Fluidization of biotite बहुत common होता है? पता चल जाता है देखने से, biotite धीरे धीरे चला जाएगा. So I hope you understood. Thank you.